हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपके सामने हर संडे वदूद साजिद साहब कुछ खास बातें आपको बताते हैं और खास तौर पर कानून की जो बड़ी खबरें हैं वो उनके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। अ, अभी माइग्रेंट मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जिन्हें कहा जाता है, उनका उनकी एक बड़ी समस्या पूरे देश में है। अब तक लोग सड़कों पे हैं और जो सड़कों से ट्रेन में भी बैठ गए हैं उनको भी पता नहीं है कि वो कब घर पहुंचेंगे। 40 ट्रेनें अपने डेस्टिनेशन से भटकी हुई। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सरकार जितनी कंफ्यूज है वो कंफ्यूजन उन ट्रेन के ड्राइवर्स तक में है। आज उस जमाने में जब आदमी पैदल भी चलता है, स्कूटर से चलता है, कार से चलता है, तो गूगल मैप ऑन कर लेता है और वो सही जगह पहुंचा देता है। यहां ट्रेनें अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच रही। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है किस तरह से देश चलाया जा रहा है। अब हाल ही में वर्कर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत अहम बातें सामने आई हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो से के नीचे लिंक दिया गया है जिसमें वदूद साजिद साहब के चैनल तक आपको पहुंच होगी। वहां आप जाकर के वदूद साजिद साहब की और वीडियो देख सकते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ नया कुछ हुआ है वो क्या है? क्या इससे कोई उम्मीद जगी है कि माइग्रेंट वर्कर्स का कोई मसला हल हो सकता है? आप बताइए क्या सूरत हाल। जी देखिए, 28 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजों की बेंच ने डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये फाइनल हियरिंग नहीं है, फाइनल हियरिंग 5 जून को होगी और 5 जून को फैसला आएगा। मैं इससे पहले के डायरेक्शंस बताऊं क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये एक सो मोटू कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, और ये कोई पिटीशन किसी ने दायर नहीं की थी। लेकिन इस सो मोटू कॉग्निजेंस से कुछ ही घंटे पहले मुल्क के 10 बहुत सीनियर वकीलों ने एक लेटर भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें बहुत सख्त बातें कही गई थी। उसमें यहां तक कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया है लाखों मजदूरों को जो सड़कों पर हैं। और भी बहुत सख्त बातें थी जिनको यहाँ बताने का मौका नहीं, चूंकि हमारे पास मटेरियल और है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस 3 रुकनी बेंच ने एक डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बहुत ही मोटी डायरेक्शन ये है, बहुत क्लियर, कि मजदूरों से कोई पैसा न लिया जाए, ना ट्रेन का ना बस का किराया, और उनको जहां वो हैं वहां से और उनकी मंजिल तक, यानी जहां वो जाना चाहते हैं अपने घर, उनको पहुंचाया जाए, उनको खाना फराहम किया जाए और उनका हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाए। ये 3 मोटी मोटी गाइडलाइंस जारी की हैं। 5 जून को फाइनल हियरिंग होगी। अब मैं आपको एक बात यहाँ, इससे भी पहले के और कुछ हम इस बेंच के बारे में बात करें, मैं 3-4 चीजें आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो माइग्रेंट का इशू है, ये आज का नहीं है। ये जैसे ही 25 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन लगाया गया, महज 4 घंटे के अल्टीमेटम पर, यानी 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ और 12 बजे सब कुछ बंद, और ट्रेनें और बसें तो उससे भी पहले बंद हो गई थी, हवाई जहाज बंद हो गए थे। तो ऐसे में जो मजदूर, जो बेचैन मजदूर थे, उनका इशू वहीं से शुरू हो गया था। मसलन कंपनियों ने मौका अच्छा समझा, ताले लगा दिए और मजदूरों को उनकी जो तनख्वाह थी, जिसका वो काम, जो काम वो कर चुके थे उसके पैसे उनको दिए जाने थे, और बहुत से मजदूर तो तनख्वाह पे भी नहीं थे बल्कि डेली वेजेस पे थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे कंपनियां, बेईमान कंपनियां तैयार बैठी थी कि जैसे लॉकडाउन का ऐलान होगा वो ताला लगाएंगी और मजदूरों को सड़कों पर छोड़ देंगी। तो मजदूरों को उनके वेजेस नहीं मिले, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। ऐसे में सरकार उनको खाना और शेल्टर प्रोवाइड कराने में नाकाम हुई। ऐसे में ये मजदूर क्या करते? ये सड़कों पर आ गए और ये अपने घर जाने के फिराक में रहे। इधर मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी,
लॉकडाउन के फौरन बाद वो डिफरेंट पिटिशंस थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर की गई थी कि इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए और सरकार इसका इंतजाम करे, इनके शेल्टर का, इनके खाने का। लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि इन मजदूरों को जाने न दिया जाए, बल्कि ये जहां हैं वहीं इनको रोका जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जो 3 बहुत अहम बातें कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं पहले, ताकि आपको पूरा जो सिनेरियो समझ में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि मजदूरों की माइग्रेशन या माइग्रेशन क्या, बल्कि जहां वो हैं वहां से उनके गंतव्य स्थान यानी उनके घरों तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने का कोई ऑर्डर पास न करे, बल्कि जहां यह हैं वहीं रहें। पूरे मुल्क में इस वक्त जो माइग्रेटेड लेबर हैं उनकी तादाद खुद सरकार के मुताबिक 4 करोड़ है। ये जरा समझने की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि ये जो 4 करोड़ लेबर हैं इनमें से 1/3 को कोरोना हो सकता है। दे माइट बी कैरिंग कोरोना वायरस, यानी हो सकता है कि इनको कोरोना वायरस हो। 1/3, 4 करोड़ का 1/3 जो है वो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बैठता है। इसका मतलब ये है सरकार को खुद ये अंदाजा था कि जो 4 करोड़ मजदूर हैं उनमें से 1 करोड़ 30-35 लाख को कोरोना हो सकता है और पूरी कोशिश थी कि जहां है वहीं रहें। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी भी थी कि जहां है वहां इनको शेल्टर भी दिया जाए, खाना भी दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी और सरकार की इस बात पे आंख बंद करके यकीन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च को सोलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि आज की तारीख में 11 बजे तक, दिन के 11 बजे तक सड़क पर एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार ये कहना चाहती थी कि एक तो मजदूर बाहर नहीं निकल रहे हैं, बेचैन नहीं है, दूसरे सरकार ये कह रही थी कि हमने 28 लाख मजदूरों को फौरी तौर पर शेल्टर दे दिया, खाना पहुंचा दिया। यानी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहना चाह रही थी कि आप किसी भी किस्म का दखल मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद करके यकीन किया और कह दिया कि सरकार अपने तौर पर काम कर रही है और सरकार को समय देना चाहिए। उसके बाद टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट है महुआ मित्रा, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा, बहुत सख्त खत था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया, यानी सो मोटू कॉग्निजेंस लिया उसका। वो पिटीशन नहीं थी, लेटर था। तो उसके बाद एक उम्मीद बनी थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन, सख्त डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको सुना और उसमें जो प्रेयर की गई थी, महुआ मित्रा ने कहा था कि हजारों लोग भूख से मर जाएंगे कोरोना से ज्यादा, और लाखों लोग कोरोना को फैलाने का सबब बनेंगे। तो देखिए, उधर सॉलिसिटर जनरल ये कह चुके हैं कि 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख मजदूरों को कोरोना हो सकता है। इधर महुआ मित्रा ने भी यही बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी और आंख बंद करके यकीन किया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इस पिटीशन को और फर्दर सुनने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब आप ये देखिए, उसके बाद पिटीशन पे पिटीशन लोग डालते गए, 14-15 पिटीशंस डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, हल्की सरसरी सी सुनवाई की और डिस्पोज ऑफ कर दिया। इन तमाम बेंचेस में मोर और लेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद थे या दूसरे जजेस मौजूद थे, जिन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सख्त डायरेक्शन नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने फोर्सी नहीं किया। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर लॉयर हैं एजाज मकबूल, उन्होंने एक सर्वे किया और एक आर्टिकल लिखा और उसमें एक बात बताई कि 1947 में, यानी जिस वक्त हमारा देश का बंटवारा हुआ, जो माइग्रेशन हुआ था, तो उन्होंने ये बताया कि ये माइग्रेशन जो मजदूरों का है, ये 1947 से ज्यादा खतरनाक माइग्रेशन है। और उन्होंने ये कहा था
कि वॉर से ज्यादा खतरनाक किस्म की ये सिचुएशन है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह हमने उस वक्त जंगी पैमाने पर हमने वॉर फुटिंग स्केल पे काम किया था, इसी तरह इस समय भी वॉर फुटिंग स्केल पे काम करने की जरूरत है। और उनका पॉइंट ये था कि जो मजदूर हैं इनके इशू से निपटने के लिए फौज को सड़कों पर उतारना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो हम देखते हैं काजमी साहब कि 28 मई से पहले तक, 31 मार्च से 28 मई से पहले तक सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो ये है कि जितनी पिटीशंस आती हैं उनको सुना सरसरी तौर पर और डिस्पोज ऑफ कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट पे यकीन किया, कोई खास डायरेक्शन नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई खास सवाल नहीं किए, मजदूरों को की जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनको फोर्स ही नहीं किया। जजेस जो हैं वो बहुत मंझे हुए काबिल लोग होते हैं, वो किसी भी सरकार और पिटिशन करता और वकील और जो पार्टीज हैं और जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन सबसे ज्यादा समझदार होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को फोर्स ही कर लेते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ उन्होंने प्रॉब्लम्स को फोर्स ही नहीं किया और 28 मई से पहले तक जितनी पिटिशंस आई सबको या तो सुना ही नहीं या सुना डिस्पोज ऑफ कर दिया, सरकार को कोई सख्त गाइडलाइन नहीं दी। तो हैरत अंगेज तौर पर हम पाते हैं कि 31 मार्च से 27 मई तक जितनी बेंचेस रही हैं उनमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हैं या दूसरे जजेस हैं। लेकिन ये जो 28 मई को जो फैसला आया है इसमें जो जजेस हैं वो जरा सा डिफरेंट हैं। मैं सिर्फ इतना ही इशारा करूंगा, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम आर शाह की ये बेंच थी जिसने सरकार से बहुत सख्त सवाल भी किए हैं और सरकार को ये भी कहा है कि आपके कोऑर्डिनेशन में कमी है और ये भी कहा है कि स्टेट्स और सेंटर में ना तालमेल है और बहुत सी जगहों पर लैप्सेस हैं, इसलिए मजदूरों को परेशानी आ रही है, रजिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं मजदूरों से। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जिस वक्त 31 मार्च से 27 मई तक दर्जनों पिटीशन करता बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर मजदूरों से पैसे न लिए जाएं और सरकार मजदूरों से पैसे ले रही है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जरूरत महसूस नहीं की कि सरकार से ये कहा जाए कि आप इनको फ्री छोड़कर आए। एक दूसरे डिफरेंट पिटिशंस करताओं ने ये कहा था कि इनको कैश दिया जाए, इनकी जरूरत कैश है। तो मुझे हैरत हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण से बहुत सख्त सवाल करते हुए ये कहा था कि इफ दे आर बीइंग प्रोवाइडेड मील व्हाई दे नीड मनी फॉर मील, या अगर उन्हें खाना दिया जा रहा है तो उन्हें खाने के लिए पैसे की जरूरत क्यों है। तो मुझे अफसोस है कि चीफ जस्टिस ने ये बात कही। ये 27 मई तक सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन बता रहा हूं आपको। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि उसने अब तक 3300 ट्रेनें चलाई हैं और ट्रेनों का हाल आपने बता दिया क्या है कि 40 ट्रेनें अपने रास्ते भटक गई हैं और बहुत सी ट्रेनें 90 घंटों में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही हैं, यानी अपनी डेस्टिनेशन पर। और इस दौरान इनके पास इन ट्रेनों में ना मजदूरों को पानी दिया जा रहा है, ना खाने को कुछ दिया जा रहा है। और 90 घंटों के बाद उन्हें क्या मिल रहा है? एक छोटी सी बोतल का पानी और 2 बिस्किट। तो इसी दौरान लोग मर रहे हैं। अब तक जो इत्तलात हैं सरकारी और गैर सरकारी, 700 के आसपास लोग मर चुके हैं ट्रेनों में, सड़कों पर और एक्सीडेंट्स में। और किसी को दिल का दौरा पड़ा है, कोई गर्मी से मरा है, कोई भूख से मरा है। तो अब आप देखिए कि ये सारी चीजें फोर्स ही करने का काम गवर्नमेंट का था, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का करने का था, नहीं किया। सरकार ये कहती है कि अभी तक 91 लाख मजदूरों को भेज दिया गया है उनके घरों पर। 2 महीने पहले सरकार ये कह रही है कि मजदूर जाना नहीं चाह रहे हैं, कोई मजदूर सड़क पर नहीं है, हम सबको खाना दे रहे हैं।
तो आखिर ये 2 महीने के अंदर अंदर ये ऐसा क्या हुआ कि 91 लाख मजदूर अचानक सड़कों पर आ गए, बेचैन हो गए और आपको उनको पहुंचाना पड़ा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यूपी और बिहार में, सिर्फ यूपी और बिहार में अब तक 42 लाख मजदूर पहुंच चुके हैं। 17 लाख बिहार में और 25 लाख यूपी में। तो अगर सरकार की पहले दिन की बात माने, जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ये जो मजदूर हैं इनका 1/3 कोरोना वायरस लेकर हो सकता है कि कोरोना वायरस इनको हो, तो 42 लाख मजदूरों का आप अंदाजा लगा लीजिए कि 12-13 लाख से ज्यादा मजदूर ये जो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी सिर्फ यूपी और बिहार में इनको कोरोना हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जिस वक्त तुषार मेहता ने ये बात कही थी 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कि 1/3 को कोरोना हो सकता है और इनको यही रोकने की जरूरत है, उस वक्त बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और यह कहा था कि इस बात का, इस क्लेम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 1/3 को कोरोना हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात आपने उड़ा दी तो जब ये लोग अपने अपने गांव को वापस जाएंगे तो जो स्टिग्मेटाइजेशन है, यानी एक बदनामी का एक थब्बा है, वो इनके माथे पर लगा हुआ होगा। तीसरे ये कि इनको गांवों के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज काज़मी साहब वही हो रहा है, गांवों में लोगों की मार पिटाई हो रही है। और एक दुख की बात यह है कि इसको एडिशनली एक कम्युनल एंगल दे दिया गया है। अगर प्रवासी मजदूर मुसलमान है तो उसका जुर्म दुगना हो जाता है, उसकी शिकायत की जाती है पुलिस में, पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो टेररिस्ट जैसा सलूक करती है। और अगर गांव वाले उसको घुसने नहीं देते गांव में तो उसकी मार पिटाई करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो। तो आप देखिए कि प्रवासी मजदूरों की पूरे मुल्क में क्या हालत है। अगर वो अपने घरों को पहुंच भी जाते हैं तो महल्ले वाले, गांव वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। तुषार मेहता ने एक बात, जो कल 28 मई का जो फैसला आया है, तुषार मेहता ने इस पर भी एतराज किया है। यानी जो गाइडलाइंस, जो बहुत ही टूटी फूटी गाइडलाइंस जिनको मैं कहता हूं, और जो बहुत देर में दी गई हैं और जो 2 महीने पहले दी जा सकती थी, इतना नुकसान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि बेंच अलग है और जो पिछली बेंच थी जिन्होंने डिस्पोज ऑफ किया बगैर किसी डायरेक्शन के, वो अलग बेंचें थी। तो तुषार मेहता को इस पर भी बेचैनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस क्यों जारी की है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी इंसेंसिटिव है। वो कह रही है कि आप जो ये गाइडलाइंस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, इससे क्या होगा कि फर्दर माइग्रेटेड लेबर्स को सड़कों पर आने का हौसला मिलेगा, आप उनको एंकरेज करेंगे, यानी हमारी मुश्किल में इजाफा करेंगे, और वो पहले ही सड़कों पर हैं। और सुनिए क्या कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हुकूमत जो एक तरफ मजदूरों की वेलफेयर का दावा कर रही है, दूसरी तरफ क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रही है कि मजदूरों को वर्गलाया जा रहा है, यानी वो जाना नहीं चाहते, उनको उकसा के वर्गला के सड़कों पर लाया जा रहा है। दूसरी बात सुनिए क्या कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो वर्गलाने वाले हैं ये प्रॉफिट्स ऑफ डूम है। यानी ये एक अंग्रेजी की इस्तेलाह है, टर्मिनोलॉजी है। अगर हम इसका अंग्रेजी उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो इसका उर्दू में तर्जुमा है कि ये कयामत के पैगाम्बर हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंसिटिवनेस है, सेंसिटिविटी है, उसका हाल बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद तीसरी बात जो कही गई है, तुषार मेहता ने, ये जो एक्टिविस्ट हैं और ये जो मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, और इनमें से बहुत से एक्टिविस्ट अपनी जेब से पैसा खर्च करके जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं, खाना दे रहे हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो इनकी नेशनल इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रही है। मतलब वो पूछ रही है कि वेदर दे आर नेशनलिस्ट और नॉट। यानी कितनी हैरत की बात है। और चौथी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कही है, वो ये कही है कि साहब हुजूर,
ये पूरा मामला सियासी है। यानी सड़कों पर मजदूर नहीं मर रहे हैं, ट्रेनों में भूखे नहीं मर रहे हैं, ट्रेनें अपने रास्ते नहीं भटक रही हैं। ये सारा सियासी मामला लग रहा है। तो आज भी इतने इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद और पूरे मुल्क में जो मजदूर परेशान हाल है, उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी का हाल ये है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको और बता देता हूं। मैं कोई इसको क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब समझने की बात है कि यूपी और बिहार से जो ज्यादातर तादाद प्रवासी मजदूरों की बंबई, कर्नाटक और दूसरी जगहों पर जाने वालों की है, उनमें ज्यादातर माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। साजिद साहब, ये इससे पहले कि और कोई बात आगे बढ़े, मैं एक चीज जो अब तक मैंने महसूस की, जो तुषार मेहता जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से मजदूरों को सड़क पर लाने के लिए एनकरेज करने वाला बताया। दूसरी तरफ अपोजिशन को भी बता दिया कि उनकी नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो एक तरह से सवाल के घेरे में उन्होंने। तो एक तरह से देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प इसका नतीजा निकाला जा सकता है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो अब तक 25 मार्च से अब तक सरकार के गुनाहों पर पर्दा डाल रही थी, जिस तरह से आपने बताया, अलग अलग पिटीशंस को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया गया है, आज सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ी कर रही। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का जो इस्तेफादा, जो फायदा, जो लाभ उठाना था, वो उठा चुकी सरकार, और अब खुद सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से सवाल उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार का वकील जब कुछ बोलता है तो वो सरकार बोलती है, वो सरकार की नुमाइंदगी करता है। तो और दूसरी तरफ ये सारे जितने भी लोग खाना खिलाने वाले हैं, जो यूपी के बॉर्डर से बसें वापस कर दी गई जो कांग्रेस ने भेजी थी, ये सारे एंटी नेशनल हो गए। जब ऐसी सूरत है, जब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया इस सरकार ने, जिसने रफाइल में उसकी जान छुड़ाई, अयोध्या के मामले को एक तरफ निपटाया, आर्ग्यूमेंट कुछ और था पूरे ऑर्डर में। बड़े बड़े कानून के जानने वालों का कहना है कि पूरी डिटेल अगर आप पढ़ें तो जो नतीजा निकाला है, जो ऑर्डर निकाला है, वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ। यही हाल अयोध्या केस का भी है, अयोध्या वाले मामले में मैं कह रहा हूं। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी एक तरह से सपोर्ट की सरकार की, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को यह नतीजा मिल रहा है कि तुषार मेहता कह रहे हैं कि आप जो है एनकरेज कर रहे हैं इन मजदूरों को। तो अब हम कहां जाएंगे आगे? क्या सरकार और जुडिशरी का रिश्ता एक तरह से इस्तेमाल करके खराब होने वाली हालत नजर आ रही? क्या दूसरे जजेस उसको संभाल करके फिर सरकार के पाले में ले जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई ये आवाज उठेगी कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, सरकार गलत है? आखिर आगे क्या हो सकता है? ये आपने बहुत ही शानदार फ्रेम किया है सवाल, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार में जो कुछ हो रहा है, इसी दौरान एक खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस रविंदर भट्ट, बहुत अच्छे उनके फैसले बड़े मशहूर हैं, सरकार को अक्सर कटघरे में भी खड़ा करते रहते हैं। वो इस समय सड़कों पर देखे जा सकते हैं, रविंदर भट्ट, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो गरीब मजदूरों को खाने के पैकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मैंने इसमें निकल कर आई है इस पूरे इशू में। आपने जो एक बात कही, मैं इसको असल में जोड़ना चाहता हूं 6 मई को जस्टिस दीपक गुप्ता जो रिटायर हुए हैं, उनकी फेयरवेल स्पीच से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि देखिए, यहां हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट एज इंडिविजुअल जजेस। इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि 10 से 15 पिटीशंस नहीं, मेरा देखिए सुनिए, ये बात सही है जो आप बात कह रहे हैं। जब जब सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इस तरह के रेफरेंस में, तो चीफ जस्टिस का एटीट्यूड क्या है?
जी वो जी। किस तरह से लीड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, वो हाँ, सबसे अहम होता है। बाकी जजेस तो अपने अपने तरीके से फैसले देते हैं, जैसे इस बेंच ने दिया है, गाइडलाइंस जी दी हैं। मैं जी। एक ओवरऑल जो 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 हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसके एटीट्यूड को और सरकार के इस वक्त के एटीट्यूड को, इसमें कितना टकराव है और इसका नतीजा क्या होगा, आगे क्या हो सकता देखिए, मैं एक बहुत सख्त बात आपको बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ पूरे कन्विक्शन के साथ, कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ऑफिस को एज एन इंस्टीट्यूशन समझते हैं, और इस वक्त जो आपने बहुत बड़ा पॉइंट आपने निकाला, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही और सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो अगर चीफ जस्टिस इस वक्त इस अपने ऑफिस को पूरा इंस्टीट्यूशन से जोड़कर देखेंगे, तो मेरे ख्याल में अब उनके रवैये में तब्दीली आनी चाहिए, अगर वो इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं। वरना पिछले चीफ जस्टिस भी गए हैं, उन्होंने कैसे फैसले किए आपने खुद बता दिया। फैसला देते ही उनको इनाम भी मिल गया, वो राज्यसभा में भी पहुंच गए, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस का जो समय होता है, कार्यकाल होता है, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल होते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भी चंद महीनों में रिटायर हो जाएंगे। तो जाति मफादात अगर कोई देखे इंडिविजुअल, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। लेकिन एक बात आपने सही कही कि इस वक्त सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तरह से टकराव की पोजीशन आ गई है, और जो मौजूदा बेंच है जिसने 28 मई को फैसला सुनाया है, 5 जून को वो इसकी फाइनल हियरिंग करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सवालात पोज किए गए हैं सॉलिसिटर जनरल को और सरकार को, शायद कोई बहुत सख्त फैसला आए। लेकिन अब पूरे सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन सोचना पड़ेगा कि अगर इतना कुछ लीवे देने के बावजूद, इतनी छूट और मोहलत देने के बावजूद, और पूरे 2 महीने में सरकार को मोहलत दी गई, जिसकी वजह से लाखों मजदूरों को परेशानियां उठानी पड़ी, उसका अगर फल और नतीजा यही मिलना है कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, वो खड़े होकर इज्जत माप अदालत पर ही सवाल खड़े कर दें, तो अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये ये जो जजेस हैं, ये आज नहीं कल रिटायर हो जाएंगे, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बाकी रहेगा। और इससे सिर्फ हमारे मुल्क में ही बदनामी नहीं होगी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की नजरें हमारे सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। क्यों? कि पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस वक्त बेचैन है हिंदुस्तान के मजदूरों के हालात को देखकर। अब उनकी नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस वक्त अपने आप को मनवाए, जैसा कि पिछले 2 महीने में उसने नहीं मनवाया, और बहुत से वकील मजबूर हुए बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करने पर, और जो 10 सीनियर वकीलों ने खत लिखा है उसको अगर कोई पढ़ेगा, तो बहुत ही सख्त बातें उसमें लिखी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया है अपनी ड्यूटी अदा करने में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने वकार का ख्याल है, अपनी डिग्निटी का ख्याल है, चूंकि पूरी दुनिया में इस वक्त नजर लगी हुई है पूरी दुनिया की हमारे लीगल सिस्टम पर और सुप्रीम कोर्ट पर। और हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को, और खास तौर पर इस बेंच को जो मैंने बताई अभी, जिसने 28 मई को डायरेक्शंस जारी किए और जो 5 जून को फाइनल हियरिंग करेगी और फैसला देगी, उसको चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैप्सेस हुई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात को घुमाना फिराना चाहती है, कभी उसको सियासी कलर देकर, कभी कम्युनल कलर देकर, तो बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी पास करना पड़ेगा, स्ट्रिक्चर भी पास करने पड़ेंगे। वरना पूरी दुनिया में सरकार ने तो हमें बदनाम करा ही दिया है। हमारा लीगल सिस्टम अगर खुदा ना खास्ता हमें फेल करता है और बदनाम कराता है, तो हमारे मुल्क के पास मुंह बचाने के लिए, अपना फेस बचाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। चूंकि आखिरी उम्मीद विक्टिम्स की अदालत ही होती है। एक बात मैं आपको आखिर में और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसकी डिटेल बताने का आप समय मौका नहीं है, कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 महीने में ये रवैया रहा, वहीं पूरे मुल्क की बाज लोकल कोर्ट्स ने इंडिविजुअल केसेस में बहुत अच्छे फैसले दिए हैं, और 4-5 हाई कोर्ट्स के फैसले बहुत अच्छे आए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट को हम दरखास्त करते हैं
कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स की भी लाज रखनी है और अपनी भी लाज रखनी है। इतने अच्छे फैसले लोअर कोर्ट से आ गए, लेकिन जो हायर कोर्ट है, हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट है और जिसके बाद कोई कोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में, उसको भी अपना वकार बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। देखिए, इस पूरे डिस्कशन में जो बात सामने आई, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बहरहाल एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव मौके पर हम पहुंच गए। देश जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अदालतों का सबसे अहम किरदार होता है, और अब वो एक बड़े सवाल के घेरे में है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जून को क्या कुछ होता है, वो मैं समझता हूं पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी होंगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने वक्त निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर कहूंगा कि हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक है व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल, जो वदूद साजिद साहब का चैनल है, उस पर भी जाकर के आप उनकी और वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।